हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं टैक्सेशन में आपको समझाने जा रहा हूँ थोड़ा सा थियरी पॉइंट बिफोर स्टार्टिंग अ प्रैक्टिकल पॉइंट्स। इट इज टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। किस किस तरह से डिसीजन लेने पड़ते हैं इन दिस टैक्स प्लानिंग, तो वही मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन से डिसीजन लेने होंगे। पर मेन क्या है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप ही बताइए। प्रॉफिट मतलब क्रिएटिंग अ वेल्थ। ओके, तो एक होता है क्रिएट एंड दूसरा होता है मैक्सिमाइज। क्या क्रिएट करना है, क्या मैक्सिमाइज करना है, उसकी वेल्थ। कोई भी बिजनेस का मेन इंटेंशन क्या होता है, वेल्थ क्रिएट करो, अगर है तो उसको मैक्सिमाइज करो। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीजन। उसको कई सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। मैनेजमेंट मेन पर्सन जो होते हैं उनके, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। सबसे पहले आपको पता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑब्वियस क्रिएट एंड मैक्सिमाइज द वेल्थ। यस, एवरी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीजन। उसको डिसीजन लेने हैं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी वही है, बट ऑब्वियस प्रॉपर डिसीजन लेने पड़ेंगे। ओके, यस, उनके जो डिसीजन होते हैं मैनेजरियल डिसीजन आर इन्फ्लुएंस, मतलब किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। वो जो भी डिसीजन लेंगे रिलेटिंग द बिजनेस, उसमें बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। डिपेंड्स ऑन द फैक्ट एंड केसेस, उस टाइम जो फैक्ट है उसके ऊपर डिपेंड होंगे। बट ऑब्वियस है, आज मैं कोई डिसीजन लू विच मे बी करेक्ट, विच मे बी रॉन्ग, मे बी करेक्ट इन फ्यूचर, मे बी रॉन्ग इन फ्यूचर। सो ऐसा जरूरी नहीं मैंने जो डिसीजन लिया वो सही होंगे, अभी के लिए सही है। तो जो भी फैक्टर है उसको ध्यान में रख के करेंगे। दे आर नॉट ऑलवेज गाइडेड बाय टैक्स कंसिडरेशन। सिर्फ उसको टैक्स का ही नहीं देखना होता है, कंपनी के प्रॉफिट का भी देखना होता है, लेकिन टैक्स को नजरअंदाज नहीं करना है। However, it would be better if tax factor is also analyzed. ओके, जनरली ऐसा नहीं होता है कि टैक्स के ऊपर ही वो डिसीजन पेंडिंग होते हैं, पर क्या बोल रहे हैं, टैक्स फैक्टर को भी एनालाइज करना पड़ेगा बिफोर टेकिंग सच डिसीजन। वो डिसीजन लेने से पहले जो भी डिसीजन लेते हैं टैक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। द रोल ऑफ टैक्स फैक्टर in few important business problem is being analyzed for the purpose of management decision। कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन लो, आप उसके लिए टैक्स फैक्टर को इग्नोर मत करो। तो एक पॉइंट था हमारा इसमें, इट इज ऑब्जेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, ये पॉइंट, क्रिएट मैक्सिमाइज वेल्थ। और एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्रिएट मैक्सिमाइज द वेल्थ। अच्छा, कोई भी डिसीजन लेने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट। कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट। अच्छा, ये मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए कौन कौन सी चीज अफेक्ट होती है, इट विल बी अफेक्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं फोर फैक्टर्स, डिपेंड ऑन दी फैक्ट्स। ओके, यस, many times they are not guided by tax।
वो टैक्स ध्यान में नहीं लेते हैं। ओके, बट क्या बोल रहे हैं, बेटर इफ टैक्स फैक्टर इज एनालाइज। क्या बोलते हैं, कोई भी डिसीजन लेने के लिए टैक्स फैक्टर भी एनालाइज करो। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस प्रॉब्लम। कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम एनालाइज करने से पहले आपको टैक्स फैक्टर भी देखना होगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। कौन कौन से टाइप के डिसीजन होंगे? फर्स्ट इज इट मे बी short term, it may be long term decision. Such decision may be short term, may be long term. Short term में एक डिसीजन है प्राइसिंग डिसीजन। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भी कंपटीशन बहुत बढ़ जाती है, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस रिड्यूस भी करनी पड़े। ओके, मॉनेटरी लेवल हुआ तो आप प्राइस बढ़ा भी सकते हो, बट वो क्या है, टेम्पररी पीरियड के लिए। सो प्राइसिंग डिसीजन इज शॉर्ट टर्म डिसीजन। दूसरा डिसीजन है मेक और बाय और आउटसोर्सिंग। मेक और बाय मतलब आउटसोर्सिंग द डिसीजन। सो मेक और बाय डिसीजन इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म डिसीजन। उसमें क्या होता है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल से जाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक ही मिनट। ओके, देखिए दोस्तों, मैं ये पेन बेच रहा हूं, मेरा बिजनेस है पेन सेल करने का, लेकिन ये जो कैप है वो मैं बाहर से परचेज करके अपनी पेन में लगाता हूं और बेचता हूं। ओके, ये कैप मैं बाहर से मंगवाता हूं 50 पैसे में, 0.5 रुपीज, 50 पैसे में ये बाहर से मंगवाता हूं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ये चीज बाय कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं अभी, ये चीज बाय कर रहा हूं, मतलब आउटसोर्स कर रहा हूं ये काम को। ये ढक्कन मतलब ये कैप मतलब ये चीज मैं बना नहीं रहा हूं, आउटसोर्स कर रहा हूं, बाहर से परचेज कर रहा हूं। मुझे कितने रुपए में मिल रहा है, 0.5। अच्छा, मैं पेन बना रहा हूं, ये बना रहा हूं, ये बाहर से परचेज करूंगा, दोनों को लगा के बेच दूंगा। ये बनाते वक्त कुछ मेरी कैपेसिटी बच गई है, तो मैं चाहता हूं कि ये कैप भी मैं खुद बनाऊं। अगर ये कैप मैं खुद बनाऊं मतलब मेरा टारगेट क्या है, मेक। ओके, यस। तो अगर मैं बनाने जा रहा हूं तो मैंने देखा मेरा रॉ मटेरियल लग रहा है 10 पैसे का, लेबर लग रहा है 20 पैसे का, ओवरहेड लग रहे हैं 40 पैसे की। ओके दोस्तों, सॉरी, ये भी 1 पैसे का, मतलब 10 पैसा, मतलब टोटल हुए 40 पैसे। मतलब अगर मैं बना रहा हूं ये तो 40 पैसे में बनेगा, बाहर से परचेज करूंगा तो मैं 50 पैसे में परचेज कर पाऊंगा। तो मेरा डिसीजन क्या होगा कि आप कैप भी खुद ही बनाओ। अगर ऐसा है तो कैप भी खुद ही बनाओ। अगर यहाँ पे ओवरहेड 0.3 है तो कितना होगा, 0.1, 0.2, 0.3, मतलब 0.6। बाहर से परचेस करोगे तो 0.5, खुद बनाओगे तो 0.6। तो आप किसके ऊपर जाओगे, बट ऑब्वियस टू मेक, सॉरी, टू बाय, और यू कैन से यू कैन आउटसोर्स। आप खुद नहीं बनाओगे, आपको कंपेयर करनी होगी दोनों कॉस्ट, किसमें ज्यादा कम कॉस्ट बैठ रही है, आप वो फॉलो करोगे। तो ये टाइप ऑफ डिसीजन, लेकिन इसमें भी अगर टैक्स दिया है तो टैक्स का पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये दूसरा डिसीजन शॉर्ट टर्म के लिए। तीसरा, मेक और लीज। आपके पास कोई जमीन या तो कोई मशीनरी पड़ी है, आप उसको लीज पे दे सकते हो किसी को।
रेंट पे दे सकते हो। ओके, तो रेंट आएगा। या तो आप वही मशीन का, वही फैक्ट्री का, वही लैंड का यूज करोगे कुछ बनाने के लिए, तो जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिसमें इनकम ज्यादा होगी, आप वो एक्सेप्ट करोगे। दोनों में से जिसमें ज्यादा होगा वो आप एक्सेप्ट कर लोगे। आई होप ये तीन चीज आपको क्लियर हुई अब तक। अच्छा, नेक्स्ट डिसीजन क्या है? नेक्स्ट डिसीजन इज एक्सपोर्ट और लोकल दी सेल। अच्छा, मैं कुछ प्रोडक्ट लोकल में सेल कर रहा हूं। अब मुझे कुछ ऑर्डर मिला आउट ऑफ इंडिया से, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल रहा है मेरे को। दूसरा ऑर्डर मिल रहा है इंडिया में से ही। मेरे पास जो कैपेसिटी यूज है, या तो मैं इंडिया के प्रोडक्ट के लिए यूज करूं, मतलब लोकल सेल के लिए उपयोग करूं वो कैपेसिटी, या तो एक्सपोर्ट के लिए यूज करूं। दोनों में मुझे अलग अलग प्राइस मिल रही होगी, तो मुझे देखना होगा लोकल सेल में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है या तो एक्सपोर्ट में। वो आपको प्रॉफिट के ऊपर से डिसीजन लेना होगा। फिर प्रोडक्ट मिक्स या तो प्राइस मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स या तो प्राइस मिक्स। यस, कई बार क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीन प्रोडक्ट बनाते हो। कभी भी कभी लगता है आपके पास कैपेसिटी कम है तो तीनों नहीं बना पाओगे, या तो ए बी, या तो बी सी, या तो ए सी, कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, या तो कोई एक प्रोडक्ट बना सकते हो। तो कौन सी प्रोडक्ट बनाओगे, कौन सा मिक्स रखोगे, ए बी का रखोगे, बी सी का, ए सी का, कौन सा रखोगे, इट इज प्रोडक्ट मिक्स। और उसकी प्राइस कैसे डिसाइड करोगे, इट्स अ प्राइस मिक्स डिसीजन। तो ये सारे डिसीजन कौन से हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लेने। और एक और, हायर न्यू एम्प्लॉई और एक्स्ट्रा शिफ्ट। आपको ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए एक ऑर्डर मिल गया, आपने सोचा कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे लेबर की जरूरत पड़ेगी। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपके पास जो लेबर पड़े हैं ना उसको यूटिलाइज करो और उससे एक्स्ट्रा शिफ्ट करवाओ। 8 घंटे की जगह 16 घंटे कराओ, 6 घंटे की जगह 12 घंटे कराओ, 10 घंटे करवाओ, तो इट्स अ एक्स्ट्रा शिफ्ट। दूसरा रास्ता क्या है आपके पास, एक्स्ट्रा शिफ्ट कोई नहीं, नो ओवरबर्डन, हायर न्यू एम्प्लॉय। न्यू एम्प्लॉय के पास जाओगे तो आपको कम कॉस्ट पे मिलेंगे, बट उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वो कॉस्ट लग जाएगी। करंट वाले को आप एक्स्ट्रा शिफ्ट करवाओगे तो उसको ट्रेनिंग नहीं देनी है, लेकिन एक्स्ट्रा शिफ्ट के वो डबल ट्रिपल अमाउंट मांग सकता है। तो ये सब डिसीजन आपको ध्यान में रखना है। दिस ऑल आर शॉर्ट टर्म डिसीजन। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म डिसीजन। आपको बिजनेस बढ़ाना है या कम करना है, डिपेंड्स। अगर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी, गो फॉर एक्सपांशन। एक्सपांशन करने से अगर प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, गो फॉर दिस। बट वो बिजनेस अभी डाउन चल रहा है, तो आप क्या करोगे, कॉन्ट्रास्ट कर दोगे। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है आपको डिसीजन लेना पड़े, टेम्पररीली शट डाउन करो या तो कंटिन्यू रहो। नेक्स्ट, you can go for capital budgeting. You can go for capital budgeting, it is a long term. ओके, कितनी कैपिटल आपको लानी है फॉर योर बिजनेस। रेजिंग ऑफ फंड, आपको फंड किस तरह से लाना है, इक्विटी से या डेब्ट से, इसका एक चैप्टर हमारा है, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। किस तरह से आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे फॉर दिस। और कैपिटल बजटिंग का भी एक चैप्टर है, अलग अलग मेथड्स इन मैनेजमेंट अकाउंट। ओके, सो दिस ऑल आर लॉन्ग टर्म डिसीजन, एक एक करके समझाया हुआ है। पहला है मेक और बाय, मैं अभी पढ़ रहा हूं, मैंने आपको समझा तो दिया है, अब आप ज्यादा समझ पाओगे। एंटरप्राइज हैज टू डिसाइड whether it should make the product itself or it should buy from market। मैंने अभी आपको कैप का एग्जांपल दिया है, तो खुद बनाओ या तो मार्केट में से परचेस करो। इफ प्रोड्यूस, entire product should make or outsource some component,
या तो ये पूरा का पूरा खुद बनाओ या तो सम कंपोनेंट आप आउटसाइडर दे दो। अच्छा, वेरियस फैक्टर हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान रखने पड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेक और बाय डिसीजन। सम ऑफ दिस फैक्टर आर, फर्स्ट इज कॉस्ट कितनी लग रही है, यू हैव टू कंपेयर द कॉस्ट। सामने टैक्स बेनिफिट कितना मिल रहा है, ओके, अलग अलग सेक्शंस में उसमें टैक्स बेनिफिट भी होता है। अच्छा, अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, शायद हो सकता है मेरे को नया इन्वेस्टमेंट करना पड़े, मशीनरी लानी पड़े, ओके, यस। उसमें कुछ कुछ चीजें अंडर सेक्शन 10 ऑफ आईटी एक्ट उन्होंने बोला हुआ है कि भाई एग्जेम्प्ट industrial undertaking satisfy following condition not included in the total income, मतलब it is exempt। अगर ऐसा प्रोजेक्ट है तो ये बनाने के लिए आप जितना भी प्रॉफिट करोगे ये बना के, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इट विल बी पॉसिबल, ओके। तो वो भी ध्यान रखना है आपको, यस। तो ये सारी कंडीशन है कि मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, फ्री ट्रेड जोन में होना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी वर्क में होना चाहिए, सेल्स में होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल होती है तो इसके ऊपर जो भी आप प्रॉफिट अर्न करोगे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ओके। तीसरी कंडीशन कौन सी है, प्रेजेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अभी आपके पास कितनी कैपेसिटी है, या तो आपके पास कैपेसिटी है वो यूज करो, या तो और कैपेसिटी क्रिएट करो, ओके। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये बनाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल है या नहीं, अगर नहीं है तो कितने में आएगा, वो सब। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी चीज चाहिए क्या वो अवेलेबल है, एंड वो बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो क्या अवेलेबल है, ये सब चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी मेक और बाय डिसीजन के लिए। तो पहला डिसीजन था मेक और बाय डिसीजन। दूसरा डिसीजन है शट डाउन डिसीजन। क्या होता है, जैसे कि ए बी सी तीन प्रोडक्ट बना रहे हो, सी लॉस मेकिंग है, आप चाहते हो सी को बंद कर दो बिकॉज ये लॉस मेकिंग है, लेकिन अगर ये बंद करोगे तो इसकी फिक्स कॉस्ट तो बंद नहीं होने वाली, तो क्या ये फिक्स कॉस्ट की वजह से इन दोनों का प्रॉफिट कम ना हो जाए, वो भी देखना है। तो आपको डिसाइड करना होगा प्रोडक्ट को क्लोज करो या नहीं। तो whether the unit is shut down due to suspending the manufacturing purchasing product from outside assets, बाहर से उतना डिमांड नहीं है, thus before taking into make or depending on the shift cap in mind, not that much important। थर्ड, ओन और लीज डिसीजन। आप कोई मशीनरी लेना चाहते हो, या तो परचेज करोगे या तो लीज पे लोगे। आपको बता दूं, अगर आप परचेज करोगे तो आपको क्या करना होगा, या तो पूरे के पूरे पैसे अभी लाने पड़ेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट, या तो आपको इंस्टॉलमेंट से लाने पड़ेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट होगा तो इंटरेस्ट का खर्च आएगा प्लस डेप्रिसिएशन आएगा, लीज पे लोगे तो आपको सिर्फ एक ही खर्च आएगा रेंट का। तो आपको कंपेयर करना होगा कौन सा बेटर है, ओके, यस। कई बार आपको स्पेशल टैक्स बेनिफिट भी दिए गए हैं अगर आप ओन कर रहे हो, तो टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80, ओके। तो वो सेक्शन भी ध्यान रख के आप डिसीजन लोगे, क्या आप ओन करोगे या तो लीज पे लोगे। दूसरी कौन सी चीज है, एक तो स्पेशल टैक्स बेनिफिट जो मिल रहा है वो ध्यान रखोगे, दूसरा परचेज करोगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, तीसरा पॉइंट ऑब्सोलेशन रिस्क। सर ये ऑब्सोलेशन क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपने कोई भी चीज लीज पे ली होगी तो अगर आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वो नहीं चली तो आप वो प्लांट वापस कर दोगे,
वो प्लांट वापस कर दोगे, नो इश्यू। लेकिन आपने परचेस किया होगा, अब वो चीज नहीं चली, क्या वो प्लांट आप वापस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आपके लिए ये कॉस्ट बन जाएगी। ओके, जैसे कि पेजर पहले था, पेजर के बाद मोबाइल आया, मोबाइल आने से पेजर की वैल्यू चली गई। रेडियो के बाद टीवी आया, चली गई। वीसीआर के बाद वीसीडी आया, उसकी वैल्यू गई। वीसीडी के बाद डीवीडी आया, उसकी वैल्यू गई। उसके बाद पेन ड्राइव आया, वैल्यू गई। नोकिया के फोन के बाद एंड्रॉइड आया, नॉर्मल फोन के बाद स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन आए, नॉर्मल फोन ऑब्सोलेट हो गए। तो उसके लिए जो मशीनरी लीव होगी वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आपको वो भी देखना होगा, इसमें इसका रिस्क कितना है, तो वो भी आपको इफेक्ट करेगा। मैंने अभी एक और बताया, डेप्रिशिएबल एसेट्स, डेप्रिशिएशन कितना मिलता है वो, अगर नॉन डेप्रिशिएबल है तो उसमें तो वो एक्सपेंस आएगा ही नहीं, सो नो टैक्स बेनिफिट विल बी देयर। जेस्टेशन पीरियड, कितने साल के लिए ये मशीनरी चलेगी, इट मे बी 5 और 6 है। फंड पोजीशन, आपके पास फंड कितना है अभी और फ्यूचर में कितना होने वाला है। ओके, नीचे लिखा है देखो, इफ ओन फंड नॉट सफिशिएंट लोन ऑल्सो कैन नॉट अरेंज एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, डिसीजन इन फेवर ऑफ लीज में बी टेकन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वे रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं मिल रही है तो आप लीज पे जाओगे। ओके, तो फंड आपको प्रॉपरली मैनेज करना होगा। रेसिडुअल वैल्यू वो भी ध्यान रखना होगा, अगर आपने परचेस किया तो लास्ट में कितनी वैल्यू मिलती है, फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा, वो भी ध्यान में रखना। ओके, तो आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको कोई भी मशीन परचेस करना है या लीज पे लेना है। तो 3 डिसीजन मैंने आपको समझाया, ओन या तो लीज, शट डाउन डिसीजन एंड मेक और बाय डिसीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिपेयर, रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट। अच्छा, आपके पास एक मशीन है, बहुत सालों से आप यूज कर रहे हो, आप चाहते हो उसको और यूज करो, या तो आप चाहते हो उसको बेच दो, रिप्लेस कर दो, उसकी जगह पे नया मशीनरी ले आओ। तो आपके पास एक ऑप्शन क्या हो गया, रिपेयर करके उसको ही रिन्यू करो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या आ गया, रिप्लेसमेंट। तो जनरली ऑल टाइप ऑफ एसेट रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल on economic level. Okay, depends on the technology changes. ओके, तो उसके लिए क्या क्या चीज ध्यान में रखनी होगी, एक तो एक्सपेंडिचर, रिपेयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर आप रिपेयर करके चलाना चाहते हो वही मशीन तो हर साल वो एक्सपेंस रहेगा, रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। ओके, एंड डिडक्टेड इन द करंट ईयर, वेयर एज रिप्लेसमेंट इज कैपिटलाइज एक्सपेंस। मशीन लिया दूसरा तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, पीएनएल में नहीं। रिपेयर है पीएनएल में जाएगा, खर्चा माना जाएगा। जब भी रिप्लेसमेंट है उसमें नया मशीन आएगा तो कैपिटलाइज बैलेंस शीट में जाएगा, उसके ऊपर खर्चा कितना आएगा हर साल, डेप्रीशिएशन का। कौन सा खर्चा आएगा, डेप्रीशिएशन का खर्चा आएगा। ओके, नो अदर एक्सपेंस आर देयर, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ ईयर उसको लेना होगा। तो वो एक चीज ध्यान में रखनी है, कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो हर साल होते हैं वो एक बार होता है, कैपिटल एक्सपेंस हर साल उसको राइट ऑफ करते हैं। टैक्स सेविंग, रेवेन्यू नेचर में आपको टैक्स बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, कैपिटल नेचर में उतना कम मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको क्या किस तरह से मिलेगा, डेप्रीशिएशन पे आप टैक्स अवेलेबल होगा, however is available on it the benefit from the tax shelter on depreciation, tax shelter for depreciation। अच्छा, टैक्स सेविंग, शेल्टर मतलब सेविंग किसके ऊपर, जितना डेप्रीशिएशन उतना खर्चा, उसके ऊपर जो भी परसेंटेज है वो टैक्स सेविंग होगा इन केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो भी रिपेयर हो रहा है उसके ऊपर जितने परसेंट टैक्स है उतना टैक्स सेव होगा। ओके,
आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा, सर ये टैक्स सेविंग क्यों बोल रहे हैं, टैक्स सेविंग कैसे होता है? मैं आपको बताऊं, कैन यू अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस? ओके, आर यू एग्री? इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस? अच्छा, दूसरी चीज, आप ये एक्सेप्ट करते हो जितना एक्सपेंस ज्यादा उतना प्रॉफिट कम, जितना एक्सपेंस ज्यादा उतना प्रॉफिट कम। अच्छा, जितना प्रॉफिट कम उतना टैक्स कम, जितना प्रॉफिट कम उतना टैक्स कम। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर एक्सपेंस बढ़ेंगे तो टैक्स कम होगा, टैक्स कम होगा तो उसको हम बोलेंगे टैक्स सेविंग या तो टैक्स शेल्टर। उसको आप क्या बोलोगे, टैक्स सेविंग या तो टैक्स शेल्टर। मतलब जितना खर्चा इंक्रीज होगा ना, जितना एक्सपेंस इंक्रीज होगा उतना टैक्स कम होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट डिसीजन, एक्सपोर्ट या तो डोमेस्टिक सेल। आगे मैंने एक बार समझा दिया, इन केस द कंपनी हैज सरप्लस कैपेसिटी, कंपनी के पास कुछ कुछ कैपेसिटी पड़ी हुई है प्रोडक्शन करने के लिए, ओके, लेबर पड़े हैं, मटेरियल पड़े हैं, तो क्या करेंगे, आफ्टर unsatisfying the local market need, the same capacity can be fulfill the export order। तो आपके पास जो कैपेसिटी पड़ी है उसका यूज करके आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हो फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया। ओके, कहां कहां, तो आप डिसीजन ले सकते हो, जो भी कैपेसिटी पड़ी है उससे एक्सपोर्ट करो, या तो डोमेस्टिक में ही वो सेल ज्यादा करने लगो। ओके, तो क्या क्या चीज उसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, प्राइस, इंडिया के बाहर बेचोगे तो एक्सपोर्ट प्राइस में भी लोअर, एक्सपोर्ट में आप देखोगे तो प्राइस कम मिलेगी, पर एक तो बेनिफिट है ना, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे थे कुछ तो करे। ओके, दूसरा, लोकल सेल, द डिसीजन टू गो फॉर अ एक्सपोर्ट मार्केट इज एडवाइज केस लोकल सेल इज प्रॉफिटेबल। ओके, यस, export is advisable only in case of local market sale is not profitable। ओके, लोकल मार्केट में सेल करना प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप एक्सपोर्ट में जा सकते हो। देखो दोनों साइड सिचुएशन हो सकती है, कैसे, इंडिया में प्राइस ज्यादा मिलेगी, एक्सपोर्ट में कम मिलेगी। सामने इंडिया में बेचोगे ना तो टैक्स ज्यादा लगेगा, इंडिया के बाहर सेल करोगे ना तो टैक्स सेविंग भी वो देते हैं। ओके, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर गिव मैक्सिमम बेनिफिट व्हेन फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी बी रिकवर्ड बाय द लोकल मार्केट। एक्सपोर्ट कब बेनिफिशियल होगा मालूम है, एक्सपोर्ट करने के लिए और फिक्स कॉस्ट ना देनी पड़े। लोकल मार्केट में जितनी फिक्स कॉस्ट होती है ना, वही फिक्स कॉस्ट के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सको तो एक्सपोर्ट एडवाइजेबल होगा। समझा नहीं, एक फैक्ट्री ली है, उसका रेंट दे रहा हूं, उसी में प्रोडक्शन करता हूं लोकल मार्केट के लिए, मतलब अभी मैं रेंट पे कर रहा हूं, अब मैं चाहता हूं एक्सपोर्ट भी करूं। एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे कोई एडिशनल रेंट ना देना पड़े तो एक्सपोर्ट बेनिफिशियल, तो एक्सपोर्ट बेनिफिशियल। अच्छा, तो उस टाइम क्या ध्यान में रखना होगा, एक्सपोर्ट प्राइस वर्सेस मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट से तो एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा ही होनी चाहिए, मार्जिनल मतलब वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अगर वेरिएबल कॉस्ट से भी एक्सपोर्ट प्राइस कम है, इट इज नॉट एडवाइजेबल। ओके, दूसरा चीज देखनी पड़ेगी, इट शुड नॉट अफेक्ट द लोकल सेल। वो एक्सपोर्ट करने लगो, यहाँ के लोगों को ही प्रोडक्ट ना मिले तो इट विल क्रिएट नेगेटिव इंपैक्ट, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी होगी। सो दिस इज एक्सपोर्ट और लोकल मार्केट डिसीजन। शट डाउन और क्लोजर डिसीजन, आप बिजनेस को शट डाउन कर दो या तो क्लोज कर दो, इट मे बी टेम्पररी, इट मे बी परमानेंट।
कभी कभी क्या होता है, रिसेशन पीरियड आता है, तब ऐसा होता है कि भाई आपको वेरिएबल कॉस्ट जितने भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपकी कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही, आप लॉस में जा रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे, उसको टेम्पररी शटडाउन कर दो, जब मार्केट ऊपर आएगा तब आप फिर से प्रोडक्शन चालू कर दो। पर ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी लाए जिससे आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। एग्जाम्पल, तंबाकू का बिजनेस करते थे, गवर्नमेंट ने बोल दिया तंबाकू रिस्ट्रिक्टेड इन योर स्टेट, इन योर कंट्री, देन फिर टेम्पररी शटडाउन नहीं करोगे, उस टाइम आप किसके ऊपर जाओगे, परमानेंट शटडाउन। दूसरी चीज ध्यान में रखनी होगी टेम्पररी शटडाउन में, ऐसा भी हो सकता है अगर अभी आपने बंद कर दिया, मार्केट में आपकी वैल्यू कम हो गई, फिर रिसेशन खत्म हुआ, अब जबरदस्त तेजी आई है, इन्फ्लेशन आया हुआ है, अब आप प्रोडक्शन शुरू कर रहे हो, लेकिन लोगों के माइंड में एक इफेक्ट आ गई है, कंपनी ठीक नहीं है, कभी कभी बंद हो, कभी भी बंद हो जाती है, तो वो टाइम में भले ही लॉस हो रहा है, गुडविल को अफेक्ट ना हो, तो उसके लिए भी आपको प्रोडक्ट शुरू रखनी पड़े, इवन इन लॉस, तो एक गुडविल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी डिसाइड वेदर शट डाउन और कंटिन्यू द कंसिडरिंग ओवरऑल कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखो, क्या देखना होगा, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट रिकवरी, दूसरा रिडक्शन इन द कॉस्ट। ये डिसीजन लेने से आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है या नहीं होती, कुछ कुछ एक्सपेंस रिड्यूस नहीं होंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, वो तो आने ही वाला है, मशीन लिया है उसका इंटरेस्ट आने ही वाला है, डेप्रिसिएशन अगर बंद कर दिया तो भी, टेम्पररी बंद किया तो ये भी खर्चा लगेगा, इंश्योरेंस का भी खर्चा लगेगा। दिस कॉस्ट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया, ये सारी कॉस्ट तो होगी ही, क्योंकि आपको फिर से शुरू करना है। ओके, बंद करने के लिए भी कुछ कॉस्ट होगी, शटडाउन कॉस्ट, अभी अभी मैंने बोला कौन सी कॉस्ट, नॉन मॉनेटरी, जैसे कि कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज टूट जाएगा, एज वेल एज रीओपनिंग रिक्वायर एक्सपेंडिचर, आपने फिर से चालू किया, फिर से खर्चा लग सकता है, तो ये सब पॉइंट ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना होगा, परमानेंट शटडाउन या तो टेम्पररी शटडाउन करना है या तो कंटिन्यू रखना है। ओके, अगर आप शटडाउन करते हो, लॉस अराइजिंग कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एज एंगर, अब जो लॉस हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, वो एक बेनिफिशियल है। अच्छा, कितने साल तक, अगर अभी आपके पास बिजनेस में से कोई भी लॉस हुआ है, आप बंद करना चाहते हो, फिर भी दूसरे बिजनेस के सामने आप वो लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, कितने साल के लिए, 8 years। ओके, अनएब्सॉर्ब्ड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 33B। ओके, कहां तक, 8 years, वो भी 8 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ री एस्टेब्लिशमेंट, जब आप बिजनेस वापस शुरू करो ना, तब से 8 साल, इसमें तभी से 8 साल, अंडर सेक्शन 33 में जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो वापस, तब से 8 साल आप कर सकते हो। ओके, अगर नॉन स्पेक्युलेटिव कोई बिजनेस है which is discontinued, loss cannot be set off against any other income of that year। ओके, कभी कभी ये सेक्शन के अंदर नोशनल बिजनेस इनकम इवन आफ्टर 8 years कैन बी सेट ऑफ, इवन रिटर्न आपने टाइमली फाइल नहीं किए तो सेक्शन 41(5) के अंदर भी 8 साल के लिए लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। पहली वाली पॉइंट नॉर्मल पॉइंट है, 8 साल के लिए होगा, दूसरा पॉइंट है स्पेसिफिक 33B के लिए, जब बिजनेस शुरू होगा तब से, और 41(5) में अगर आप हो तो अगर टाइमली रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी आपको 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। 35AD रिसर्च वाला पॉइंट है, रिसर्च का बिजनेस है आपका,
तो विदाउट एनी टाइम लिमिट लॉस कैन बी सेट ऑफ, बट रिटर्न आपको टाइमली भरना है। अगर रिटर्न टाइमली भरे तो आप कितने भी साल आप रेट ऑफ ले सकते हो। वैसे ही डेप्रिसिएशन का लॉस भी आप इनडेफिनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इस साल लॉस हुआ ना, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट साल भी लॉस हुआ ना, नेक्स्ट साल कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट साल लॉस हुआ फिर कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में से अभी तक जितने लॉस थे सारे माइनस करो, फिर जो प्रॉफिट बचते उसके ऊपर टैक्स करो। अभी जो प्रॉफिट है पिछले साल के लॉस माइनस करो, फिर जो बचते हैं उसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे। फिर अभी समझाया था उसी तरह से, या तो बिजनेस बढ़ाओ या तो कम करो, डिपेंड ऑन दी कॉस्ट। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? कितनी कैपिटल लानी पड़ेगी एक्सपांशन के लिए, कितनी फिक्स कॉस्ट लगेगी, सेलिंग प्राइस में क्या इफेक्ट होगा, डिमांड में क्या इफेक्ट होगा, फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी, मार्जिनल कॉस्ट कितनी रहेगी, व्हाट शुड बी द एडवर्स इफेक्ट। अगर आप कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो तो उससे क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो ये सब ध्यान में रख के आप डिसाइड करोगे आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हो या तो कॉन्ट्रास्ट करना चाहते हो। ओके, सेम चीज दूसरे नाम से, इन्वेस्टमेंट या तो डिसइन्वेस्टमेंट। अब पैसे लगाना चाहते हो या तो बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। ओके, सो ये उसके लिए उसके तरह ही है। आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? कोर बिजनेस जिसमें इन्वेस्ट किया है, कितना फंड चाहिए, आपका गोल क्या है, उसमें आप कैसा परफॉर्मेंस दे पाओगे, मार्केट कैसा है, फर्म की वैल्यू कितनी है, अदर फैक्टर्स, शेयर होल्डर क्या सोचते हैं, मार्केट कस्टमर्स क्या सोचते हैं, वो सब देखना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस। तो दिस इज द इश्यू। सम में आपको ये कुछ कुछ पॉइंट आएंगे, वो कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये एक बार रीड करना है, समझना है, पूरा आराम से पढ़ना, एज यू आर रीडिंग अ नॉवेल। ओके, उस तरह से आप पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा आपको। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।